ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर महविश है। आज हमारा डेंटल मटेरियल्स का लेक्चर है और आपको हमने एक्रिलिक रेजिन स्टार्ट करवाया हुआ है। ठीक है। उसके आपके प्रॉबेबली 2 लेक्चर्स हुए हैं अभी तक एक्रिलिक रेजिन्स के, तो उसी को आज मैं कंटिन्यू करवाऊंगी आपको। होपफुली आप सब लोग ठीक ठाक हैं। और एक्रिलिक रेजिन्स में आपको जो डॉक्टर महरीन ने आपको आई थिंक स्लाइड नंबर 80 तक उन्होंने करवाया है। यहाँ तक अगर आपको कोई प्रॉब्लम, किसी चीज़ में कोई मसला है तो आप बताएं, नहीं तो फिर हम इसको आगे लेके चलते हैं। एक्रिलिक रेजिन्स बहुत इम्पॉर्टेंट है इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि इसकी जो है हम लोग जो ज़्यादातर जो डेंचर्स हैं जो आजकल हम बना रहे हैं वो एक्रिलिक रेजिन्स के हैं, और जो दांत आर्टिफिशियल यूज़ करते हैं वो 2 तरह के यूज़ हो रहे हैं, एक पोर्सिलीन और एक एक्रिलिक डेंचर्स, एक्रिलिक रेजिन्स के। ठीक है। आपको यहाँ तक अगर कोई इस स्लाइड तक कोई प्रॉब्लम है किसी स्लाइड में तो बताएं, नहीं तो हम फिर इसको आगे लेके चलेंगे। अच्छा अच्छा, अभी तक आपको ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा देखिए, अब आपने इसकी स्टेजेस पढ़ी, ठीक है, कि जब हम पाउडर को एक्रिलिक रेजिन्स के पाउडर को मोनोमर, जी सॉरी, अच्छा स्लाइड शेयर कर, ठीक। अच्छा, अभी हमने देखा कि जब हम एक्रिलिक रेजिन्स के लिक्विड को पाउडर के साथ मिक्स करते हैं तो हमारे पास जो है वो कुछ स्टेजेस आती हैं। उसमें हम पढ़ते हैं सैंडी स्टेज। ठीक है। सैंडी स्टेज में क्या होता है मैं आपको इसका शो करती हूँ। सैंडी स्टेज में जैसे ही आपने बिल्कुल उसको मिक्स किया तो वो ऐसे लगेगा कि जैसे कि कोई रेत जो है वो पानी के अंदर आपने डाली हुई है। ठीक है, इसको हम बोलेंगे सैंडी फेज। उसके बाद आप जब उसके थोड़ी देर बाद क्या होगा कि मोनोमर जो है वो अटैक करेगा पॉलीमर बीड्स को। ठीक है, सैंडी स्टेज में उसने पॉलीमर को बिल्कुल इफेक्ट नहीं किया, लेकिन जब स्ट्रिंगी फेज आएगी तो मोनोमर अटैक्स पॉलीमर बीड्स और उस जो मिक्सचर है उसकी विस्कोसिटी बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, उसकी विस्कोसिटी इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी, और जब हम उसको दो अपनी फिंगर्स के दरमियान उसको अगर रखेंगे तो उसके स्ट्रिंग्स से बनेंगे। ठीक है, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड स्ट्रिंगी फेज। उसके बाद आ जाती है डफ स्टेज। डफ स्टेज जो है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस स्टेज पे ये बिल्कुल जैसे गूंदा हुआ आटा है, आप देख लें उसको, अगर एग्जांपल लें तो उस स्टेज में ये आ जाएगा, और ये आपके हाथों के साथ भी स्टिक नहीं करेगा। स्ट्रिंगी फेज में ये हाथों के साथ स्टिक करेगा, जार के साथ स्टिक करेगा जिसमें आप मिक्स कर रहे हैं। लेकिन जब एक्रिलिक रेजिन्स की मिक्सचर की वो स्टेज आ जाएगी कि जब ये एक प्लाएबल सा मैश बन जाएगा और इसकी स्टिकीनेस ख़त्म हो जाएगी with the jar with your fingers, तो फिर आप इसको जिस शेप में भी ढालना चाहते हैं, इसको डेंचर की फॉर्म में लाना चाहते हैं, उस शेप में आप इसको रखें। यानी दैट इज़ द बेस्ट इसकी जो है स्टेज, जब आप इसको इसके ऊपर काम करेंगे, जो चीज़ आपने इसकी बनानी है इसको मोल्ड के अंदर पैक करेंगे। ठीक है, होपफुली आपने वो सारा प्रोसीजर अंडरस्टैंड किया कि किस तरह से जो है वो फ्लास्किंग की गई। ठीक है, अगर हो सका तो मैं आपको एंड पे वो उसकी एक यूट्यूब वीडियो दिखाऊंगी जिसमें हम बताएंगे कि किस तरह फ्लास्किंग और डीफ्लास्किंग की जाती है। ठीक है, तो जो है डफ स्टेज वो स्टेज है, बस आप इतना याद रखें कि जब हम इसको मटेरियल को पैक करते हैं इन द फ्लास्क, इन द मोल्ड कैविटी ऑफ द फ्लास्क। ठीक है, अच्छा जी।
उसके बाद जब आपने उसको पैक कर दिया तो फिर रबरी या इलास्टिक फेज आ जाएगी। मैस रीबाउंड्स व्हेन कंप्रेस्ड और स्ट्रेच, यानी ये वो स्टेज आ जाएगी कि जब आप उसको कहीं से भी उस मैस को, उस मिक्सचर को प्रेस करेंगे तो वो वापस अपनी जगह पे आ जाएगा, मतलब जैसे रबर होता है, ठीक है। और एक्सेस मोनोमर इज डिसिपेटेड बाय एवेपोरेशन, और जो एक्स्ट्रा मोनोमर होगा वो एवेपोरेट कर जाएगा। फिर हार्ड और स्टिफ फेज आ जाएगी। फिर ये फेज आ जाएगी कि वो बिल्कुल हार्ड मैस बन जाएगा, ठीक है। जैसे आपने पेशेंट्स के डेंचर्स देखे हैं कि बिल्कुल हार्ड स्टेज में होते हैं। अच्छा, अभी यहाँ से हमने जो है मेन हमारा जो है वो स्टार्ट होना है डफ फॉर्मिंग टाइम। देखिए, जब आपने पाउडर को लिक्विड के साथ मिक्स किया तो हमारे पास एक वर्किंग टाइम है, यानी कि किस स्टेज पे आके हमारे पास वो प्लायबल मैस बन गया, वो डफ डफ स्टेज आ गई जब हमने उसको उसके अंदर पैक करना है। तो अगर हम इसको देखें आइडली तो जो है क्लिनिकली, सॉरी, ये 10 मिनट से कम होता है टाइम। लेकिन जो मतलब आप अगर बुक्स को अगर देखें तो एडीएस स्पेसिफिकेशन नंबर 12 के अकॉर्डिंगली ये स्टेज आती है 40 मिनट्स के अंदर अंदर, ठीक है। 40 मिनट्स के अंदर अंदर आपकी डफ स्टेज आपके पास आ जाएगी। और अगर आप क्लिनिकली आप इसे करें तो मे बी इट कम्स बिफोर 10 मिनट्स, राइट। अच्छा, आपने हीट, आपने दो तरह के हमने अभी तक जो है वो आपको डॉक्टर मेहरीन ने बताया होगा कि हीट क्योरिंग मटेरियल होते हैं, एक्रिलिक रेजिन्स, ठीक है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हीट क्योरिंग एंड सेल्फ क्योरिंग, ठीक है। हीट क्योरिंग वो है जिसमें हम डेंचर्स को हार्ड करते हैं, उसके जो एक्रिलिक रेजिन्स हैं उसको उसको पॉलीमराइज करते हैं विद द हेल्प ऑफ हीट, ठीक है। जो हम फ्लास्क के अंदर जब हमने डफ स्टेज को डाला तो वो हमने उसको फिर यस जी, इकरा, हीट क्योर में हीट चाहिए होती है, यानी कि हीट क्योर, क्योरिंग क्या है कि उसको पोलीमराइज करना, उस जो मटेरियल जो भी आपने मिक्सर उसके अंदर रखा फ्लास्क के अंदर उसको कंप्लीटली पोलीमराइज्ड करना, इट्स कॉल्ड क्योरिंग। और क्योरिंग आपने किस तरह की, हीट के थ्रू की या लाइट के थ्रू की, या इट इज थ्रू द केमिकल रिएक्शन, ठीक है। तो अगर आपने हीट के थ्रू की तो इट इज कॉल्ड हीट क्योरिंग मटेरियल। अच्छा, अब आपने फ्लास्क के अंदर उसको रख दिया, ये प्रोसीजर आपने इंशाल्लाह सारा करना है। और अगर आपकी ये क्लासेस स्टार्ट होती हैं तो ये आपने सेकेंड ईयर के अंदर हमने इसको डेंचर बनाना है। एक आपने पार्शियल डेंचर बनाना है और एक आई थिंक कंप्लीट डेंचर बनाना है। तो ये आपने सारा करना है, इसलिए आपको ये प्रोसीजर पता होना चाहिए कि जब आपने उसको फ्लास्क के अंदर डाल दिया, अब वो फ्लास्क उठा के आपने उसकी हीट क्योरिंग करनी है। अब उसकी हीट क्योरिंग के 3 मेथड्स मेंशन किए हैं मैं, ठीक है। सॉरी, उसका जो पहला मेथड है, मैं आपके साथ साथ कमेंट्स भी देख रही हूँ, जो इसका जो अच्छा नहीं, आपने हीट क्योरिंग के ये मेथड्स पढ़े हैं क्या आपने, किस तरह से उसकी हीट क्योर करना है उसको? मुझे पता है आपने यहाँ तक पढ़ा है, मुझे डॉक्टर मेहरीन ने बताया था कि उन्होंने आपको डफ फॉर्मिंग टाइम तक पढ़ाया है। तो ये उससे आगे मैं आपको बताने लगी हूँ कि किस तरह से, अब उन्होंने आपको ये तो नहीं बताया कि क्योरिंग हमने करनी कैसे है, ठीक है। ये आगे उसमें था, आगे के लेक्चर में है कि उसको फ्लास्क को उठा के आपने पानी वाटर बाथ, एक जो है कह लें आप, एक वाटर बाथ होगा, ठीक है। उसका टेम्परेचर है, हीट द फ्लास्क कंटेनिंग डफ इन ए कांस्टेंट टेम्परेचर वाटर बाथ एट 74 डिग्री सी, जिसका टेम्परेचर 74 डिग्री सी है। उसमें आपने 8 घंटे के लिए या उससे ज़्यादा रखना है विद नो टर्मिनल बॉइलिंग ट्रीटमेंट, बॉइलिंग पॉइंट तक नहीं, 74 डिग्री सी पे, ठीक है। उसके बाद दूसरी टेक्निक ये है, अ सेकंड टेक्निक कंसिस्ट ऑफ प्रोसेसिंग इन ए 74 डिग्री सी वाटर बाथ फॉर 8 आवर्स एंड देन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर टू 100 डिग्री सी। फर्स्ट वाले में हमने क्या डिफरेंस था कि उसको हम बॉइलिंग टेम्परेचर तक नहीं लेके गए। सेकंड टेक्निक में हम क्या करते हैं, उसको बॉइलिंग टेम्परेचर तक ले जाते हैं 1 घंटे के लिए, फॉर 1 आवर। तीसरी जो टेक्निक है, इन तीनों में से आपने एक अडेप्ट करनी है, ठीक है। तीसरी टेक्निक यह है, थर्ड टेक्निक इन्वॉल्व प्रोसेसिंग द रेजिन एट 74 डिग्री सी, सेम एज अबव जो पहली दो हमने की, फॉर अप्रोक्सीमेटली 2 आवर्स। यहाँ पे डिफरेंस ये आ गया, यहाँ पे हमने 2 घंटे के लिए पहले इसको 74 डिग्री सी पे रखा, एंड इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ द वाटर बार टू 100 डिग्री सी एंड प्रोसेसिंग फॉर 1 आवर। ये तीनों आपने टेक्निक्स जो है वो देखनी है कि आप इसको किस किस तरीके से फ्लास्क को क्योर कर सकते हो बाय हीटिंग मैकेनिज्म, ठीक है।
तीनों में हमने वाटर बाथ ही यूज करना है, यानी कि डायरेक्ट इसको चूल्हे के ऊपर नहीं आपने रख देना, पानी गर्म करना है 74 डिग्री सी जब उसका टेम्परेचर होगा, फिर आगे से टाइम का डिफरेंस आ जाएगा, किसी को 8 घंटे के लिए रखना है, किसी को 8 घंटे के लिए रखना है, तो 100, ये तीनों में से आप कोई भी अडेप्ट कर सकते हो, राइट? ये आपने याद करना है। अच्छा जी, जब आपने इसको क्योर कर लिया, ठीक है, अब आपने उसकी डी फ्लास्किंग करनी है। व्हाट इज डी फ्लास्किंग? यानी कि उस जो मोल्ड है उसको अब उसके अंदर से निकालना है, फ्लास्क के अंदर से। बिफोर डी फ्लास्किंग द डेंचर द फ्लास्क इज अलाउड टू कूल टू रूम टेम्परेचर। अब ये नहीं कि आपने गरम गरम फ्लास्क पकड़ी और उसको खोल दिया, आपने पहले उसको बाहर निकालना है पानी से और फिर उसको ठंडा होने देना है। दिस मे लीड टू सेटिंग अप ऑफ इंटरनल स्ट्रेसेस विद इन द डेंचर, और इंटरनल स्ट्रेसेस मे लीड टू वार्पेज। द मैग्नीट्यूड ऑफ इंटरनल स्ट्रेसेस कैन बी रिड्यूस्ड बाय अलाउइंग। अच्छा जी, होता ये है कि जब आप एक गरम फ्लास्क को एकदम से कूल करते हैं, उसको ठंडा करते हैं, तो उसमें कुछ स्ट्रेसेस जनरेट होते हैं, इंटरनल स्ट्रेसेस उनको कहते हैं, जिसकी वजह से डेंचर्स के अंदर थोड़ा सा जो है स्ट्रेस क्रिएट हो जाता है। उस स्ट्रेस को मतलब कि एकदम से गर्म चीज को ठंडा करें तो उसमें स्ट्रेसेस डेवलप हो जाते हैं, दैट आर कॉल्ड इंटरनल स्ट्रेसेस। और इन इन इंटरनल स्ट्रेसेस को हम किसी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं कि by allowing the flask to cool slowly from the curing temperature, यानी कि उसे आहिस्ता आहिस्ता से ठंडा होने दें, यानी कि एकदम से हम उसको किसी ठंडी चीज में या फ्रिज में रख दें या किसी चीज में हमें ओके जल्दी से ठंडा हो, नहीं, उससे उसके इंटरनल स्ट्रेसेस ज्यादा होंगे, इसलिए आप उसको बाहर रूम टेम्परेचर पे रख दें और वो खुद ब खुद अपनी स्लाइड नंबर 81 शो हो रही है, लेट मी चेक। मैं चेक करती हूँ इसको। अभी देखिए तहरीम, अभी मैं स्लाइड चेंज तो कर रही हूँ, अगर आपको चेंज हो रही है आपके लैपटॉप पे। सबके सबके में आ रही है स्लाइड नंबर 81। अच्छा, एक मिनट है, मैं चेक करवाती हूँ इसको। 81 से तो मैं काफी आगे चली गई हूँ। है जी। अच्छा, एक मिनट है, मैं आपको दोबारा से इसको 81 पे लेके जाती हूँ, फिर आप मुझे बताएं। ये स्लाइड नंबर 81 मैंने ओपन की, ठीक है। अच्छा, डेंटल मटेरियल्स में ही इस तरह होता है। अच्छा, आप परेशान ना हो, मैं दोबारा से इसको करती हूँ, परेशान नहीं हो। अभी देखिए, अभी मैं स्लाइड नंबर 81 पे हूँ, ये मैंने 82 को क्लिक किया है, ठीक है। हीट क्योरिंग मटेरियल में आपको क्योरिंग साइकिल्स बताए हैं कि किस किस तरह से हम इसको क्योर करेंगे। फिर मैंने आपको डी फ्लास्किंग पे, मैं स्लाइड नंबर 83 पे थी अभी जब मैं आई हूँ ना, ज्यादा डिफरेंस नहीं था। अब देखिए आपको स्लाइड नंबर 83 शो हो रही है। चलें, ठीक है, जहाँ पे भी होगा आप परेशान ना हो, मैं उसको कर दूंगी दोबारा से। ये आगे हम स्लाइड नंबर 83 पे। अच्छा, हम 83 पे आए, हमने देखा कि डी फ्लास्किंग कैसे करते हैं, और डी फ्लास्किंग में मैंने आपको बात जो बताई है वो ये कि आपने उसको रूम टेम्परेचर पे बाहर रख देना है ताकि वो खुद ब खुद ठंडी हो, उसको एकदम से ठंडा नहीं करना कि उसमें स्ट्रेसेस डेवलप ना हो, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपने कॉम्पोजिशन ऑफ हीट क्योर पढ़ा, ठीक है। कॉम्पोजिशन ऑफ हीट क्योर मटेरियल्स की
जो है और सेल्फ क्योर मटेरियल्स की। अच्छा, अब सेल्फ क्योर को हम कोल्ड क्योर मटेरियल्स भी कहते हैं, आपने इसमें कंफ्यूज नहीं होना, परेशान नहीं होना। सेल्फ क्योर को केमिकल क्योर्ड एक्रिलिक रेजिन्स भी कहते हैं, कोल्ड क्योर एक्रिलिक रेजिन्स भी कहते हैं, और सेल्फ क्योर एक्रिलिक रेजिन्स भी कहते हैं, ठीक है। इसको ये नाम क्यों दिया गया है कि इसमें जो एक्टिवेशन है वो हीट के थ्रू नहीं होती, इसमें एक्टिवेशन लाइट के थ्रू नहीं होती। इसमें जो पॉलीमर्स की मोनोमर्स की जो एक्टिवेशन है टू ट्रांसफॉर्म इनटू पॉलीमर्स इज थ्रू सम केमिकल्स, ठीक है। दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड केमिकली क्योर्ड एक्रिलिक रेजिन्स, ठीक है। और वो कौन सा केमिकल है जो एक्टिवेट करता है, जो हीट का काम देता है, उसको मैं आपको बताऊंगी अब, ठीक है। वही डिफरेंस है सिर्फ केमिकल क्योर्ड और हीट क्योर्ड मटेरियल्स में, कि हमने एक्टिवेटर को चेंज कर दिया। उसमें एक्टिवेटर हीट था, इसमें एक्टिवेटर इज ए केमिकल विच इज कॉल्ड डाईमिथाइल टोलुडीन। मैं आपको इसकी अब डिटेल में बताती हूँ कि इसके पाउडर जो है वो सेम एज जो है वो है जैसे हीट क्योर में यूज होता है, सेम कंपोजिशन एज हीट क्योर रेजिन्स, दैट इज प्री पॉलीमराइज मिथाइल मेथाक्रेलेट। इनिशिएटर भी उसी तरह ही जैसा कि हीट क्योर में होता है, बेंजोइल पेरोक्साइड, प्लास्टिसाइजर्स हैं, पिगमेंट्स हैं, सम ऑर्गेनिक डाइज हैं जो उसको कलर इम्पार्ट करेंगे, और प्लास्टिसाइजर्स आपको पता है इंक्रीज द सॉल्युबिलिटी ऑफ पॉलीमर इन मोनोमर, प्रोड्यूसेस सॉफ्टर एंड मोर रेजिलिएंट पॉलीमर। इनिशिएटर इनिशिएट द पॉलीमराइजेशन ऑफ मोनोमर आफ्टर बीइंग एडेड टू पॉलीमर। इनिशिएटर का क्या काम होता है कि जब आपने उसको एक्टिवेट किया ना इनिशिएटर को, तो दैट इनिशिएटर एक्चुअली स्टार्ट्स द प्रोसेस ऑफ पॉलीमराइजेशन। तो इनिशिएटर तो सेम रहेगा दोनों हीट क्योर में भी और केमिकल क्योर में भी। व्हाट इज द डिफरेंस? डिफरेंस इज द मेन डिफरेंस इज द डिफरेंस ऑफ एक्टिवेटर, ठीक है। और एक्टिवेटर किस में होगा? वो लिक्विड में हम डालेंगे, ठीक है। लिक्विड में मिथाइल मेथाक्राइलेट होगा, मोनोमर जो है, इनहिबिटर्स होंगे, क्रॉस लिंकिंग एजेंट होंगे, ठीक है। और क्रॉस लिंकिंग एजेंट के साथ जो एक्टिवेटर यूज होगा दैट इज टर्शरी अमाइन डाईमिथाइल पैराटोलेडीन। और यही जो एक्टिवेटर है वो हीट क्योर में नहीं होता, क्योंकि वहां पे हम क्योरिंग करते हैं हीट के थ्रू, यहाँ पे हम किस केमिकल के थ्रू करेंगे? टर्शरी अमाइन डाईमिथाइल पैराटोलेडीन, दैट इज द मेन डिफरेंस, ठीक है। तो ये इसकी कॉम्पोजिशन होगी। अच्छा जी, अब हम इसको ऑटो पोलीमराइजेशन मटेरियल्स भी बोलते हैं, इसके बहुत सारे आपको नाम है, कोल्ड क्योर, ऑटो क्योर, केमिकल क्योर, सेल्फ क्योर, ठीक है। ये सब एक ही चीज है। तो इसके अगर हम डिटेल में जाएं तो हम देखते हैं कि पाउडर एंड लिक्विड कंपोनेंट्स। क्लास आपको स्लाइड नंबर 86 शो हो रही है? स्लाइड नंबर 86 पे हूं मैं। ओके, ठीक है। अच्छा, जो कोल्ड क्योर मटेरियल्स हैं उसमें भी उसी तरह से हम जैसे हीट क्योर में करते हैं उसी तरह से ठीक है, उसी तरह से हम पाउडर और लिक्विड को मिक्स करेंगे। जस्ट एज फॉर द हीट क्योरिंग प्रोडक्ट विस्कोसिटी ऑफ द मिक्सचर इज इंक्रीज एज द मटेरियल रिचेज द, उसी तरह से वो स्टेजेस आएंगी, सैंडी, स्ट्रिंगी एंड डफ स्टेज। Smaller acrylic beads gets dissolved in the polymer while larger beads absorb monomer and swell up. Self-cure acrylic reaches the duff stage quite quickly and remains workable for a short period of time. अच्छा, self-cure acrylic resin में duff stage थोड़ी सी comparatively जल्दी आ जाती है और रिमेन्स, और इसमें वर्किंग टाइम हमारे पास थोड़ा सा कम होता है। रेट ऑफ पॉलीमराइजेशन इंक्रीजेज एंड द टेम्परेचर इज रेज्ड। और ये जो मिक्सिंग ऑफ पाउडर एंड लिक्विड जो है, ये आप याद रखें कि ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। इसको मिक्स करते हुए जब आप इसको प्रैक्टिकली भी मिक्स करोगे तो आप देखोगे कि हीट जनरेट होती है, आपको उस हाथों पे या इसमें हीट सी महसूस होगी। तो इट इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ये आपका एमसीक्यू क्वेश्चन भी आ सकता है कि व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन इट इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। बाकी प्रोसेस वही है कि पाउडर को लिक्विड के साथ मिक्स किया, हमारे पास सैंडी स्टेज आ गई, स्ट्रिंगी डफ स्टेज थोड़ी अर्ली हमारे पास आ जाएगी। उसी तरह से ही मोनोमर जो है वो पॉलीमर में कन्वर्ट होंगे। वर्किंग टाइम इसका थोड़ा, अभी हम इसका डिफरेंस देखेंगे कि व्हाट इज द डिफरेंस इन द प्रॉपर्टीज ऑफ द हीट क्योर एंड सेल्फ क्योर रेजिन्स, ठीक है। आप यहाँ तक समझ आया कि सेल्फ क्योर का क्या डिफरेंस? द ओनली डिफरेंस इज इन द कॉम्पोजिशन, और कॉम्पोजिशन में भी डिफरेंस है सिर्फ एक्टिवेशन में, कि एक्टिवेशन वहां पे हीट थी और यहाँ पे डाईमिथाइल पैराटोलेडीन है, ठीक है। अच्छा जी, अगर अब हम स्लाइड नंबर, अब मैं आ गई हूँ स्लाइड नंबर
87 पे, ठीक है। मैं आपको साथ साथ इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको पता हो कि मैं कौन सी स्लाइड पे हूँ। केमिकल एक्टिवेशन इज अकम्प्लिश्ड थ्रू द एडिशन ऑफ अ टर्शियरी अमाइन, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया है कि केमिकल एक्टिवेशन होगी और हम इसमें लिक्विड में एक केमिकल ऐड कर देते हैं दैट इज कॉल्ड डाईमिथाइल पैराटोलोडीन टू द डेंचर बेस्ड लिक्विड, नॉट द पाउडर, टू द लिक्विड। अपॉन मिक्सिंग ऑफ द पाउडर एंड लिक्विड द टर्शियरी अमाइन क्या करता है, वो एक्टिवेटर क्या करता है, causes decomposition of benzyl peroxide in the case of, अच्छा जैसे हीट क्योर रेजिन्स में हीट ने बेंजोइल पेरोक्साइड की डिकम्पोजिशन की, यहाँ पे टर्शियरी अमाइन causes decomposition of benzoyl peroxide, as a result free radicals are produced and polymerization is initiated। ठीक हो गया। polymerization progresses in a similar manner to that of heat activated system। आगे फिर polymerization बिल्कुल वैसे ही होगी जैसे हीट क्योर में होती है, ठीक है। एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ सेल्फ क्योर। अच्छा, अब आप देखेंगे कि आप मुझसे ये पूछेंगे कि मैम हम हीट क्योर क्यों नहीं यूज करते, सेल्फ क्योर क्यों नहीं यूज करते, क्या एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस हैं। अच्छा, एक सेकेंड मैं आपको बताती हूँ। अभी आप लोग यहाँ तक आप लोगों को जो है समझ आया, यहाँ तक मैंने क्या आपको डिफरेंस बताया और सारा। अच्छा जी, लेस वार्पेज ड्यू टू क्योरिंग एट रूम टेम्परेचर। अच्छा, अब आप ये देखें कि जब हम किसी चीज़ को गर्म या ठंडा करते हैं, कभी उसको गर्म कर रहे हैं कभी उसको ठंडा कर रहे हैं, तो इट गेट्स आउट ऑफ शेप, कुछ उसकी शेप में चेंजेस आ जाएंगी, कुछ वो बेंड या ट्विस्ट कर जाएगा, ठीक है। लेकिन लेस वार्पेज ड्यू टू क्योरिंग एट रूम टेम्परेचर। इन केस ऑफ सेल्फ क्योर, हमारी जो ये वार्पेज है, ये जो वार्पेज कहते हैं टू बेंड और ट्विस्ट आउट ऑफ शेप, ठीक है। तो ये जो उसकी शेप से वो अपनी थोड़ा सा हट जाता है या थोड़ा सा उससे वो हो जाता है, डिस्टॉर्ट हो जाता है, वो कम होगा क्योंकि हम इसकी क्योरिंग ही रूम टेम्परेचर पे कर रहे हैं, हम इसमें हीट यूज ही नहीं कर रहे। ना वो हीट यूज होगी ना उसमें डायमेंशनल चेंजेस होंगी, ठीक है। तो इसका एडवांटेजेस सबसे पहला क्या हो गया कि लेस वार्पेज, लेस डायमेंशनल चेंजेस, लेस आप कह लें डिस्टॉर्शन ड्यू टू क्योरिंग। क्यों? क्योंकि हम इसकी क्योरिंग करते हैं रूम टेम्परेचर पे। मोर डायमेंशनली स्टेबल, वही बात जो मैंने पहले बात की कि डायमेंशनली मोर स्टेबल होगा क्योंकि ये क्योर हो रहा है रूम टेम्परेचर के। इजी टू डी फ्लास्क, इसकी डी फ्लास्किंग एज कम्पेयर टू जो है हीट क्योर सिस्टम इजी है। हाई फ्लेक्चरल स्ट्रेंथ है, इसकी फ्लेक्चरल स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी। अब इसके डिसएडवांटेजेस क्या होंगे, ये कलर स्टेबल नहीं है। आप देखेंगे जिन पेशेंट्स का हमने सेल्फ क्योर से डेंचर बनाया होगा वो इस कंप्लेन के साथ आएंगे कि इसका कलर चेंज हो गया है। हीट क्योर में ऐसा नहीं है। ग्रेटर वाटर सॉर्प्शन सो टेंड्स टू डेवलप ऑर्डर। अच्छा, वाटर सॉर्प्शन जो है, सॉर्प्शन का हमने आपको प्रॉपर्टीज में ये पढ़ाया था। व्हाट इज वाटर सॉर्प्शन? वाटर सॉर्प्शन जो है वो फिनोमिना है जिसमें दोनों एड्सॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन होती है, ठीक है। तो एड्सॉर्प्शन होती है कि किसी चीज़ का सरफेस के ऊपर एड्सॉर्ब हो जाना, और एब्जॉर्प्शन होता है कि किसी के अंदर उसका अब्जॉर्ब हो जाना। तो सॉर्प्शन जो है इन दोनों फिनोमिना जिसमें दोनों ये एड्सॉर्प्शन भी हो रही है और एब्जॉर्प्शन भी, तो डेट इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन, ठीक है। तो इसमें वाटर सॉर्प्शन ज़्यादा होगी। आप ये कह लें कि सेल्फ क्योर में पानी के साथ उसकी इंटरेक्शन ज़्यादा होगी, पानी में उसकी अब्जॉर्प्शन या एड्सॉर्प्शन ज़्यादा होगी। इसी वजह से उसमें बैड ऑर्डर भी आता है, यानी स्मेली सा हो जाता है, कलर स्टेबल नहीं होता ड्यू टू इट्स ग्रेटर वाटर सॉर्प्शन। तो ये वाटर सॉर्प्शन होना इसकी एक डिसएडवांटेज है, इसका ज़्यादा है। और लेस इम्पैक्ट स्ट्रेंथ है, यानी ये ज़्यादा मजबूत नहीं है, ये जैसे ही नीचे गिरेगा ये टूट जाएगा। वैसे तो वो भी इतना, इसकी इम्पैक्ट स्ट्रेंथ भी ज़्यादा नहीं, लेकिन क्योंकि हम कंपैरिजन कर रहे हैं तो इसकी इम्पैक्ट स्ट्रेंथ जो है हीट क्योर एक्रेलिक रेजिन से कम है, ठीक है। यहाँ तक आपको एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस का पता लग गया। वार्पेज का पता लग गया कि ये डिस्टॉर्ट या अपनी शेप से जो इसका हट जाना है, शेप इसकी बरकरार नहीं रहती ड्यू टू शेप बरकरार रहती है, सॉरी, लेस वार्पेज होती है ड्यू टू क्योरिंग एट रूम टेम्परेचर, मोर डायमेंशनली स्टेबल, इजी टू डी फ्लास्क और हाई फ्लेक्चरेशन। ये आपने याद करना है इसको। और डिसएडवांटेजेस क्या है, कलर स्टेबल नहीं है, वाटर सॉर्प्शन ज़्यादा है और लेस इम्पैक्ट स्ट्रेंथ है, ठीक है। यहाँ तक आपको बात समझ आई इन टर्मिनोलॉजीज का, वार्पेज का और सॉर्प्शन का, ये आपने देखना है इसको जाके। अच्छा जी, अभी मैं स्लाइड नंबर 88 पे हूँ, अब मैं 89 पे चली गई हूँ। यूजेस ऑफ सेल्फ क्योर रेजिन्स। अच्छा, सेल्फ क्योर एक्रिलिक रेजिन्स के हम टेम्पररी क्राउन्स बनाते हैं,
स्पेशल ट्रेज आपको भी, अब जब आप इंशाल्लाह आगे अपना प्रैक्टिकल में आओगे आपको पता चलेगा, डेंचर्स बनाने के दौरान आप एक सेल्फ क्योर ट्रेज बनाते हैं, स्पेशल ट्रेज, वो जो है उसमें यूज़ होता है ये सेल्फ क्योर। डेंचर रिपेयर, अगर कोई पेशेंट आता है वो कहता है मेरा डेंचर टूट गया है, तो आप उसको दोबारा से हीट क्योर तो नहीं करोगे, आप उतने हिस्से पर जो है वो लगा दोगे सेल्फ क्योर एक्रेलिक, तो वो जुड़ जाएगा। रीलाइनिंग और रीबेसिंग ये हम आपको आगे बताएंगे कि किसी भी डेंचर की रीलाइनिंग और रीबेसिंग क्या होती है। ये टेम्परेरी डेंचर बेसिस बनाने के, रिमूवेबल ऑर्थो अप्लायंसेस बनाने के लिए यूज होता है, ठीक है। ये दैट्स ऑल यूजेस ऑफ सेल्फ क्योर रेजिन, सेल्फ क्योर कोल्ड क्योर रेजिन्स। अच्छा, अब देखिए हम आगे इसके डिफरेंस के ऊपर, जो बड़ा इंपॉर्टेंट है। मेथड ऑफ क्योरिंग का डिफरेंस है, यानी कि इसमें हीट क्योर होता है और उसमें केमिकली एक्टिवेटेड होता है। फर्स्ट कॉम्पोजिशन होता है मोनोमर कंटेन्स नो एक्टिवेटर, और इसमें लिक्विड में डाईमिथाइल पैराटोलोडीन होता है, ठीक है। ये तो कॉम्पोजिशन का डिफरेंस आ गया। अच्छा, जो मेन है, अच्छा मैं आपको एक बात बताऊं कि अगर एक्रिलिक रेजिन्स में रेजिडुअल मोनोमर क्या होता है, वो मोनोमर जो पोलीमराइज नहीं हुए, वो ज्यादा रह गए हैं। तो आपको मैं एक बात कहूँ, मोनोमर आर वेरी इरिटेंट टू द पेशेंट ओरल टिश्यूज, ठीक है, दीज आर वेरी इरिटेंट। तो जितने रेजिडुअल मोनोमर ज्यादा होंगे उतना ही पेशेंट का जो है वो इरिटेशन होगी, उसको रिएक्शन हो सकता है उसके मुंह में। तो जो हीट क्योर रेजिन्स है उसका ये बहुत बड़ा एडवांटेज है कि दे हैव लेस रेजिडुअल मोनोमर, उसमें तकरीबन सारे ही मोनोमर पॉलीमर में चेंज हो जाते हैं, ओनली 0.2 to 0.5% रहते हैं। बट इन केस ऑफ केमिकल क्योर रेजिन्स 3 to 5% मोनोमर जो है वो रह जाते हैं पीछे, जिसकी वजह से जो केमिकल क्योर रेजिन्स है वो आर मोर इरिटेंट, यानी कि वो इरिटेंट होंगे, पेशेंट को एलर्जी भी हो सकती है, उसको रेडनेस हो सकती है। और प्लास्टिसाइजर, और जितना मोनोमर ज़्यादा होगा तो उतना वो जो है वो जो आपका डेंचर है वो थोड़ा फ्लेक्सिबल होगा, थोड़ा नरम होगा, ठीक है, मजबूत नहीं होगा। तो दैट इज़ द मेन डिफरेंस। रेजिडुअल मोनोमर हीट क्योर में कम होंगे, सेल्फ क्योर में ज़्यादा होंगे, जो कि नहीं होने चाहिए, ठीक है। डिग्री ऑफ पोलिमराइजेशन जारी बात है, अगर मैंने जैसे आपको बताया कि रेजिडुअल मोनोमर कम है, इसका मतलब उसकी डिग्री ऑफ पोलिमराइजेशन अच्छी है, और उसकी मैकेनिकल स्ट्रेंथ भी ज़्यादा होगी, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ भी ज़्यादा होगी, टेंसाइल स्ट्रेंथ भी ज़्यादा होगी, टेंसाइल स्ट्रेंथ भी ज़्यादा होगी, और सरफेस हार्डनेस भी ज़्यादा है। यानी कि ये सारी जो सरफेस प्रॉपर्टीज़ हैं ये उसके जो है सेल्फ क्योर की निस्बत ज़्यादा अच्छी हैं, ठीक है। डफ फॉर्मिंग एंड वर्किंग टाइम, मैंने आपको बताया था कि इसमें डफ फॉर्मिंग टाइम जो है वो जल्दी आ जाता है। कलर स्टेबिलिटी इसकी अच्छी है हीट क्योर की, लेकिन सेल्फ क्योर की नहीं अच्छी, उसमें बैड ऑर्डर क्रिएट हो जाती है, कलर स्टेबिलिटी नहीं है। वाटर सॉर्प्शन जो है वो हमने बताया था कि इसमें जो है ज़्यादा होती है सेल्फ क्योर में, जो कि नहीं होनी चाहिए। और इसमें हीट क्योर में वाटर सॉर्प्शन यानी एब्जॉर्प्शन या अब्जॉर्प्शन इन द वाटर इज लो एज कम्पेयर टू सेल्फ केयर, ठीक है। तो ये इसका एडवांटेज है हीट क्योर का कि इसकी वाटर सॉल्युबिलिटी कम है। डायमेंशनल एक्यूरेसी एंड स्टेबिलिटी गुड, अफेक्टेड बाय थर्मल श्रिंकेज, ग्रेटर ड्यू टू लेस थर्मल कंट्रैक्शन। इसकी डायमेंशनल एक्यूरेसी और डायमेंशनल स्टेबिलिटी जो है अच्छी है, ठीक है, लेकिन इसकी डायमेंशनल स्टेबिलिटी ज़्यादा अच्छी है। मैंने जैसे इसके एडवांटेजेस में बताया था, क्योंकि ये क्योर होता है रूम टेम्परेचर पे, तो इस डायमेंशनल स्टेबिलिटी या एक्यूरेसी इज ग्रेटर ड्यू टू लेस थर्मल कंट्रैक्शन, कि इसमें वो टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से कोई कॉन्ट्रैक्शन नहीं हुई, जिसकी वजह से ये दीज आर मोर डायमेंशनली स्टेबल, ठीक है। Internal porosity curing is to be done in water bath at 70 to 80 degree C. अभी मैं ये जब आपको पोरोसिटी के बारे में पढ़ाऊंगी तो फिर मैं आपको बताऊंगी कि पोरोसिटी है क्या। बस यहाँ तक आप ये याद रखिए कि हीट क्योर में चांसेस ऑफ पोरोसिटी मोर है, सेल्फ क्योर में लेस पोरोसिटी होती है, ठीक है। ये अब क्या है पोरोसिटी, ये मैं आपको अगली स्लाइड्स में बताऊंगी। यूजेस में हमने देखा कि हीट क्योर जो है फैब्रिकेशन ऑफ कंप्लीट डेंचर, रिमूवेबल पार्शियल डेंचर, ऑर्थोडोंटिक अप्लायंसेस, और सेल्फ क्योर में हमने पढ़ा कि दीज आर यूज इन मेकिंग स्पेशल ट्रेज, रीलाइनिंग, रीबेसिंग और रिमूवेबल ऑर्थो अप्लायंसेस, ठीक है। यहाँ तक आपको ये डिफरेंस आना चाहिए, ठीक है। ये आपके उसमें शाहीना नुसरत में भी है, ये आपके फिलिप्स में भी है, ठीक है। ये जो लेक्चर है ये तो हमने फिलिप्स से ही प्रिपेयर किया हुआ है, लेकिन आप इसको शाहीना में भी देखेंगे, वहाँ पे भी डिफरेंस इसी तरह टेबुलर फॉर्म में दिए हुए हैं, ठीक है। अच्छा जी, ये तो हो गया इन दोनों का डिफरेंस।
अच्छा जी, यहाँ तक अब आप मुझे बताएं कि आपको केमिकल क्योर रेजिन्स की कोई कॉम्पोजिशन में, कोई डिफरेंस में, कोई यूजेस में, कोई केमिकल रिएक्शन में कुछ भी नहीं समझ आए, कोई स्लाइड नहीं समझ आई तो मुझे बताएं, नहीं तो मैं फिर इसकी आगे प्रॉपर्टीज शुरू करूँ। कोई स्लाइड रिपीट करनी है तो मुझे बताएं, कोई भी स्लाइड रिपीट करनी है क्लास तो आप प्लीज मुझे बताएं। कुछ नहीं समझ आया, कुछ पिछले लेक्चर से नहीं समझ आया, आप मेरे साथ शेयर करें। कोई कुछ एनी क्वेश्चन प्लीज। स्लाइड नंबर 93 पे हूँ मैं। ठीक है, अभी हम फिर इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज को देखते हैं। ओके, फिजिकल प्रॉपर्टीज में जो हम इसकी मेन हेडिंग्स पढ़ेंगे वो हम इसके, अब ये हीट क्योर और सेल्फ क्योर दोनों की प्रॉपर्टीज को आप जनरलाइज कर लें तो अगर हम देखें फिजिकल प्रॉपर्टीज विल बी डिस्कस अंडर द फॉलोइंग हेडिंग्स: polymerization, shrinkage, porosity, water absorption, solubility, processing, stresses और क्रेजिंग। ठीक है, अब हम इसकी पोलीमराइजेशन श्रिंकेज पढ़ते हैं। देखें, जब भी मैंने आपको बताया, हमने कंपोजिट में भी ये बात पढ़ी कि जब भी मोनोमर पॉलीमर में चेंज होगा तो उसमें श्रिंकेज होगी। ठीक है, क्योंकि डेंसिटी जो है वो इंक्रीज करती है। इसी तरह इन केस ऑफ एक्रिलिक रेजिन्स जब आपने उनको मिक्स किया मोनोमर लिक्विड को और पाउडर को तो उसकी डेंसिटी 0.9 से 1.19 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब चेंज हुई और उस लिहाज से उसका वॉल्यूम जो है वो कम हो गया, डेंसिटी ज़्यादा हुई क्योंकि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं ना, डी और डेंसिटी और वॉल्यूम, तो दस अ वॉल्यूमेट्रिक श्रिंकेज ऑफ 21%। और इसमें एक और वॉल्यूमेट्रिक श्रिंकेज के अलावा इसमें लीनियर श्रिंकेज भी होती है, लेकिन लीनियर श्रिंकेज जो है वो एज कम्पेयर टू वॉल्यूम श्रिंकेज कम होती है। ठीक है, नॉट सिर्फ वॉल्यूम, लीनियर श्रिंकेज। और लीनियर श्रिंकेज आप कैसे मेजर कर सकते हो कि आप मोलर रीजन के ऊपर 2 डॉट्स लगा देते हो बिफोर पोलीमराइजेशन और आफ्टर पोलीमराइजेशन आप देखते हो कि कितनी लीनियर श्रिंकेज हुई है। ठीक है, 2 डॉट्स आप लीनियर साइड पे लगा देते हो मोलर के ऊपर। ठीक है, तो वो जब आप जब आप उसको पोलीमराइजेशन से पहले देखते हो तो उसका डिस्टेंस मेजर कर लेते हो और पोलीमराइजेशन के बाद देख लेते हो कि कितनी श्रिंकेज हुई है। ठीक है, अच्छा जी, ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर वो होता है कि जहाँ से एक सॉफ्ट या प्लायबल मैस जो है चेंज हो जाता है ग्लासी स्टेट के ऊपर। ठीक है, एक टेम्परेचर होता है जिसके ऊपर, एक ख़ास टेम्परेचर होता है जिसके ऊपर जाके अगर हम उसको कूल करेंगे उससे नीचे जाएंगे तो वो एक जो है ग्लासी सी स्टेट आ जाएगी, और अगर उसको हम थोड़ा सा उसके ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर से ऊपर जाएंगे, गर्म करेंगे, तो वो थोड़ा सॉफ्ट और रबरी स्टेज पे आ जाएगा। ठीक है, तो glass transition temperature for heat curing material, glass transition temperature has a value of 105 degree C. For cold curing realization, transition temperature is 90 degree C. ठीक है, the use of water above 65 degree C for soaking denture must be avoided. जब आपको देखो, आप जब आप पेशेंट्स के डेंचर्स बनाओगे तो आप उन्हें कहोगे कि जी आपने इसको ओवरनाइट जो है डेंचर को सोक करना है पानी के अंदर, इसको मुंह में रख के नहीं सोना। तो वो ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर को मेंशन करने का यहाँ पे जो है वो मेन वो ये है, मोटिव ये है कि उसका टेम्परेचर ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर टेम्परेचर उसका 65 डिग्री सी से ज़्यादा हो जाएगा सोकिंग टेम्परेचर, तो वो सॉफ्ट और प्लायबल हो जाएगा आपका डेंचर। ठीक है, उसके टेम्परेचर से वो लो रहना चाहिए वाटर। अच्छा जी, अभी मैंने आपको जैसे बताया था कि पोरोसिटी का पढ़ेंगे। अब मैं आपको बताती हूँ कि डेंचर्स के अंदर पोर्स बनना मतलब नहीं होने चाहिए। कोई भी आप किसी पेशेंट का डेंचर बनाते हो तो उसमें जो है उसमें जो है पोरोसिटी जो है वो कम होनी चाहिए, उसमें पोर्स नहीं होने चाहिए। अच्छा, वो पोर्स बनते क्यों हैं मैं आपको बताती हूँ। Even in properly cured acrylic resins,
मैंने आपको बताया कि हीट क्योर रेजिन्स में 0.2 से 0.5% मोनोमर आपने बहुत अच्छा क्योर किया, फिर भी उसमें ये हो ही नहीं सकता कि उसमें कोई रेजिडुअल मोनोमर ना रह गए हों, ठीक है, उसमें रेजिडुअल मोनोमर रह जाते हैं। इवन इन प्रॉपरली क्योर्ड एक्रिलिक रेजिन 0.2 to 0.5% of monomer remains. Presence of monomer should be avoided because residual monomer will irritate the oral tissues and will also act as a plasticizer. मैंने आपको जैसे पहले भी बताया कि these are irritant to the oral tissues, तो ये नहीं रहने चाहिए, thereby making the resin weak and flexible, और वो उसको प्लास्टिसाइजर भी एक्ट करते हैं, उसको सॉफ्ट बना देते हैं, वीक बना देते हैं, ठीक है। तो ये जो है इसकी पोरोसिटी जो है वो उससे भी इफेक्ट होती है, ठीक है, रेजिडुअल मोनोमर से। तो आपने एक जो है एक एक्रिलिक रेजिन लिया, उसको बहुत अच्छी तरह से भी क्योर किया, तो फिर भी उसमें 0.2 से 0.5% मोनोमर रह जाते हैं। अच्छा, अब पोरोसिटी किस तरह आती है? पोरोसिटी मोनोमर्स की, रेजिडुअल मोनोमर्स की वजह से आएगी, ठीक है। अभी आप ग्रैनुलर पोरोसिटी की तरफ नहीं जाएं, मैं आपको सिंपल पोरोसिटी बताती हूँ। इज ए प्रोसेसिंग डिफेक्ट, ये प्रोसेसिंग डिफेक्ट है विच अफेक्ट्स द वेरी थिक सेक्शंस ऑफ द डेंचर्स। पोरोसिटीज इन एक्रिलिक रेजिन्स आर ऑफ 3 टाइप्स। अगर हम पोर्स देखें तो वो 3 तरह के होते हैं। एक होती है कॉन्ट्रैक्शन पोरोसिटी, ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन पोरोसिटी, एक होता है ग्रैनुलर पोरोसिटी, और एक होता है गैशियस पोरोसिटी। अच्छा, अगर हम कॉन्ट्रैक्शन पोरोसिटी देखें, यानी कि पोर्स बने कॉन्ट्रैक्शन की वजह से, हमने जैसे पढ़ा कि जब भी मोनोमर पॉलीमर में चेंज होता है तो उसमें 21% जो है वॉल्यूम श्रिंकेज आती है, ठीक है, shows 21% contraction by volume on polymerization. When monomer and polymer are mixed in their correct proportion, in the contraction is reduced to 7%. अगर आपने उसको बहुत अच्छी तरह उसका पाउडर लिक्विड को बहुत अच्छी तरह सही प्रोपोर्शन में लिया, तब भी 7% उसमें श्रिंकेज या कॉन्ट्रैक्शन रह जाती है। इवन दिस इज नॉट डिजायरेबल इन एन अप्लायंस मेड फ्रॉम एक्रिलिक रेजिन, ये भी डिजायरेबल नहीं है, ये भी नहीं होनी चाहिए। दिस कॉन्ट्रैक्शन कैन बी कंट्रोल इफ ड्यूरिंग द स्टेज ऑफ मैक्सिमम पॉलीमराइजेशन, when maximum contraction is taking place, some more material is introduced into the mold. अच्छा, उसमें ये क्या करते हैं, अब देखिए मैंने आपको बताया कॉन्ट्रैक्शन तो होनी नहीं चाहिए, कॉन्ट्रैक्शन अगर होगी तो वो तो डेंचर पेशेंट के मुंह में फिट ही नहीं आएगा। उस सूरत में हम इसको अवॉइड करने के लिए क्या करते हैं कि एक टेक्निक है इंजेक्शन मोल्डिंग टेक्निक, यानी कि जब फ्लास्क के अंदर वो पॉलीमराइजेशन हो रही होती है और कॉन्ट्रैक्शन हो रही होती है, तो हम एक सिरिंज के जरिए इंजेक्शन मोल्डिंग टेक्निक के जरिए और मटेरियल ऐड कर देते हैं, तो वो उस कॉन्ट्रैक्शन को कॉम्पनसेट कर देता है, ठीक है। अच्छा, अब आपने कंफ्यूज नहीं होना, पोरोसिटी एक्चुअली क्या है कि डेंचर्स के अंदर पोर्स होना या उसके अंदर गैप आ जाना। वो मैंने आपको बताया कि आगे से उसकी 3 टाइप्स होती हैं, और ये गैप क्यों आता है? ड्यू टू प्रोसेसिंग डिफेक्ट, ड्यूरिंग हमारे बनाने के दौरान आता है। अब बनाने के दौरान 3 तरह से आ सकता है, एक कॉन्ट्रैक्शन पोरोसिटी है, एक कॉन्ट्रैक्शन पोरोसिटी मतलब जो उसकी वॉल्यूमेट्रिक श्रिंकेज की वजह से हुई, वो हम कह रहे हैं कि 21% होती है नॉर्मली, लेकिन अगर हम उसको बहुत अच्छे तरीके से भी मिक्स करें तो वो 7% रह जाती है, फिर भी रह जाती है, यानी आप जितना भी अच्छा उसको मैनिपुलेट कर लो फिर भी उसमें वॉल्यूमेट्रिक श्रिंकेज आ जाती है, क्योंकि मोनोमर पॉलीमर में चेंज हुआ है, ठीक है। उसको आप अवॉइड करने के लिए एक टेक्निक यूज करते हो जिसमें आप एक जो है सिरिंज के जरिए, लार्ज मेटल सिरिंज के जरिए और मटेरियल ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन, जब वो पॉलीमराइज होता है तो आप उसके अंदर ऐड कर देते हो, तो वो जो भी उसके अंदर कॉन्ट्रैक्शन हुई वो उसके अंदर वो एक्स्ट्रा मटेरियल आ जाएगा और वो कॉन्ट्रैक्शन को कॉम्पनसेट कर देगा, ठीक है। अच्छा जी, अब अगर हम आए गैशियस पोरोसिटी के ऊपर, गैशियस पोरोसिटी क्या है? व्हेन द टेम्परेचर ऑफ द फ्लास्क इज रेज्ड, आपने जब देखें, जब आपने डफ को पैक कर दिया फ्लास्क के अंदर और उस फ्लास्क को आपने पानी के अंदर रख दिया, गर्म पानी के अंदर, तो क्या होता है कि व्हेन द टेम्परेचर ऑफ द फ्लास्क इज रेज्ड, हीट इज ट्रांसमिटेड थ्रू द फ्लास्क टू प्लास्टर टू एक्रिलिक रेजिन। जाहिर बात है हीट जो है वो ट्रांसफर होगी, हीट ट्रांसफर होगी फ्रॉम वाटर बाथ टू द फ्लास्क एंड देन टू रेजिन्स। अच्छा, मैंने आपको बताया कि जो पॉलीमराइजेशन रिएक्शन है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। एकदम से आपने उसका 70 डिग्री सी टेम्परेचर, मैंने आपको बताया कि वाटर बाथ जो है वो 74 डिग्री सी तक हमने रखा तीनों टेक्निक्स में। तो वो क्या होता है कि जब पॉलीमराइजेशन होती है तो और हीट एक्रिलिक में जनरेट होती है और वो 100 डिग्री सी तक पहुंच जाता है, और मोनोमर का बॉइलिंग पॉइंट इज 100.3 डिग्री सी। तो जब बॉइलिंग पॉइंट पे पहुंच जाएगा तो मोनोमर अवेपोरेट करना शुरू हो जाएगा, और जब वहाँ किसी भी मटेरियल में से कोई चीज़ अवेपोरेट कर जाएगी तो वहाँ पे खला आ जाएगी, वहाँ पे उसकी जगह खाली रह जाएगी,
This is called gaseous porosity. The porosity which is caused by the evaporation of monomers, that is called gaseous porosity. अगर हम इसको स्लाइड से देखें, on polymerization there is an exothermic reaction. This causes the temperature of the resins to rise above 100 degrees C. If the temperature increases before the polymerization process is completed, gaseous monomer is formed. ठीक है? This causes gaseous process. It can be avoided by rising the temperature in a slow and controlled fashion. आप इसको इसको कैसे avoid कर सकते हो? इसको आहिस्ता आहिस्ता से उसका temperature को increase करो, ठीक है? अच्छा जी, अभी हमारी ग्रेनुलर पोरोसिटी रहेगी. प्रोपोर्शनिंग ऑफ तीसरी जो टाइप है वो ग्रेनुलर. प्रोपोर्शनिंग ऑफ पाउडर एंड लिक्विड इज कैरिड out by placing liquid in the clean dry vessel. Powder is added slowly. Mixture is stirred and allowed to stand until it reaches dough stage. Lid of the vessel is closed. Loss of monomer during this stage can cause granular porosity, giving a blotchy opaque surface. ठीक है. होता क्या है कि मिक्स जब आप उसको मिक्सिंग के दौरान भी तो कुछ मोनोमर एवेपोरेट होगा ना, तो इस दौरान जो मोनोमर एवेपोरेट हुआ दैट कॉज ग्रेनुलर पोरोसिटी, गिव अ ब्लॉची ओपेक सरफेस. ठीक है. चलिए यहाँ तक आपको पता चल गया कि पोरोसिटी क्या होती है. डेंचर्स के अंदर पोर्स आ जाना, उसके अंदर गैप आ जाना. वो तीन तरह की है. एक कॉन्ट्रैक्शन है. कॉन्ट्रैक्शन मैंने आपको बताया कि वॉल्यूमेट्रिक श्रिंकेज की वजह से होती है. दूसरी मैंने आपको गैशियस बताया जो कि टेम्परेचर इंक्रीज की वजह से होती है. तीसरी जो है वो मिक्स जब हम करते हैं और जो मोनोमर एवेपोरेट है उसकी वजह से होती है, और दैट इज कॉल्ड ग्रेनुलर पोरोसिटी. ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है. दीज आर ऑल द प्रोसेसिंग डिफेक्ट्स. ये आपको इस तरह भी पेपर में आ सकता है, एग्जाम में आ सकता है कि व्हाट आर द प्रोसेसिंग डिफेक्ट्स ऑफ एक्रेलिक्स. तो उसमें और हाउ कैन दे बी अवॉइडेड. ठीक है. तो उसमें आपने रेजिडुअल मोनोमर पोरोसिटी का बड़ा बड़ा डिटेल में इसका आपने इसका बताना है. और फिर इसमें क्रेजिंग भी आ जाएगा. दूसरा जो इफेक्ट आ जाएगा वो क्रेजिंग आ जाएगा. ठीक है. वो भी मैं आपको बताती हूँ. ठीक है. अच्छा, अब मैंने आपको बताया था कि वाटर एब्जॉर्प्शन. वाटर अब्जॉर्प्शन एक्रिलिक्स में होती है. ठीक है. अब्जॉर्ब्स रिलेटिवली स्मॉल अमाउंट्स व्हेन प्लेस्ड इन वाटर. जब आप उसको पानी के अंदर रखोगे तो वो जो है वाटर को अब्जॉर्ब करेगा. वाटर मॉलिक्यूल पेनिट्रेट्स द पॉलीमिथाइल मेथएक्राइलेट एंड ऑक्यूपाई पोजीशन बिटवीन पॉलीमर चेंज फोर्सेस देम टू अपार्ट. यानी कि आप बहुत ज्यादा देर अगर इसको पानी में रखोगे तो पानी उसके अंदर पेनिट्रेट कर जाएगा और एक्ट एज ए प्लास्टिक, उसको सॉफ्ट कर देगा, फ्लेक्सिबल कर देगा और वीक इन स्ट्रेंथ कर देगा. ठीक है. तो इसको ज्यादा देर पानी में सोक नहीं इसीलिए करते. सॉलिबिलिटी, अगर इन कंपैरिजन अगर आप देखें, इनसॉल्युबल इन फ्लूइड्स इन द ओरल कैविटी, नेग्लिजिबल लॉस. अगर आप देखें हम इसको पेशेंट के मुंह में लगा दिया, अब अगर उसकी सॉलिबिलिटी ज्यादा हो, जैसे हम इतने ज्यादा ड्रिंक्स लेते हैं, मतलब पानी पीते हैं, कुछ भी स्लाइवा है, तो इट इज इनसॉल्युबल इन फ्लूइड्स इन द ओरल कैविटी. लेकिन ये सॉल्युबल नहीं है ओरल कैविटी के जो भी हम फ्लूइड्स यूज कर रहे हैं. तो लेकिन वाटर एब्जॉर्प्शन इसकी है कि आप इसको अगर पानी के अंदर सोक ही कर देंगे तो ये पानी को ऐसा ऐसा एब्जॉर्ब करता जाएगा और वो उसको प्लास्टिसाइज कर देगा. ठीक है. सॉल्युबिलिटी, प्रोसेसिंग स्ट्रेसेस. अच्छा जी, अभी हम आगे यहाँ तक आपको पोरोसिटी या उसमें कुछ ना समझ आया तो आप मुझे बताएं. यहाँ तक आपको पोरोसिटी में कुछ ना समझ आया हो. ग्रैनुलर पोरोसिटी, गैशियस पोरोसिटी. ठीक हो गया. अच्छा, आपने इसकी प्रॉपर्टीज हमने हमने क्या था कि हम इसकी पॉलीमराइजेशन श्रिंकेज पढ़ेंगे, इसकी पोरोसिटी पढ़ेंगे, वाटर एब्जॉर्प्शन पढ़ेंगे, सॉल्युबिलिटी पढ़ेंगे. ठीक है. ये चारों हमने प्रॉपर्टीज पढ़ ली. अभी आगे प्रोसेसिंग स्ट्रेसेस और क्रेजिंग रह गया. ठीक है. प्रोसेसिंग स्ट्रेसेस, अब मैं ये देख लूँ कि आपका आज मैंने आपको क्रेजिंग, ठीक है, क्रेजिंग तक करवाऊंगी आज आपको. ठीक है. नेचुरल डायमेंशनल चेंज इज इनहिबिटेड
होता ही है कि whenever a natural dimensional change is inhibited, the affected material sustains internal stresses. If stresses are relaxed, distortion of the material can occur. ठीक है, जब भी उसके अंदर मैंने आपको बताया ना कि ड्यूरिंग प्रोसेसेस कुछ स्ट्रेसेस डेवलप हो जाते हैं, और जब आप वो उसको इफ स्ट्रेसेस आर रिलैक्स डिस्टॉर्शन ऑफ द मटेरियल, और अगर वो स्ट्रेसेस मतलब एक जब रिलैक्स होंगे तो डायमेंशनल चेंज होगा. दिस प्रिंसिपल हैज इंपॉर्टेंट रेमिफिकेशंस इन द फैब्रिकेशन ऑफ डेंचर बेसिस सिंस स्ट्रेसेस आर ऑलवेज इंड्यूस्ड ड्यूरिंग प्रोसेसिंग. यानी जब वो स्ट्रेस रिलैक्स होगा, जब भी आप कोई एक्रेलिक रेजिन्स को बनाओगे, बस ये लास्ट टू प्रॉपर्टीज हैं. मैं इसीलिए मैं चेक कर रही थी कि कितना आज के लेक्चर में कितना रह गया, मैं यही देख रही थी. सिर्फ ये दो प्रॉपर्टीज हैं, ये देख लें कि डेंचर फैब्रिकेशन के दौरान कुछ स्ट्रेसेस डेवलप हो जाते हैं, और व्हेन दी स्ट्रेसेस आर रिलैक्स तो उसकी डायमेंशनल चेंजेस आ जाती हैं. During polymerization, tensile stresses are sustained. Stress is produced during thermal shrinkage also, thermal cooling and glass transition temperature. मुख्तलिफ यानी स्टेजेस पे स्ट्रेस डेवलप हो जाते हैं. ठीक हो गया. तो प्रोसेसिंग स्ट्रेसेस आर ऑलवेज देयर. एडिशनल फैक्टर्स इंक्लूड स्ट्रेसेस और किस तरह डेवलप होंगे. इम्प्रॉपर मिक्सिंग एंड हैंडलिंग ऑफ द रेजिन, पोorly कंट्रोल हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ द फ्लास्क. डायमेंशनल चेंज ड्यू टू स्मॉल स्ट्रेसेस इज 0. और जो डायमेंशनल चेंजेस होती हैं इन स्ट्रेसेस के रिलैक्स होने की वजह से 0.1 टू 0.2 मिलीमीटर की रेंज में होती हैं. क्रीप का हमने, अगर आपको याद हो तो हमने शुरू में इसकी जो प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, अगर आपको याद हो कि क्रीप क्या होती है कि कांस्टेंट लोड के अंदर जो डायमेंशनल चेंजेस होंगी किसी भी चीज में, ठीक है, यानी कि आपने उसके ऊपर लोड एक रखा हुआ है, ठीक है, और वो ओवर द टाइम जो उसमें डिफॉर्मेशन होगी. अगर हम इसकी प्रॉपर डिफिनेशन देखें कि अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ अ कांस्टेंट स्ट्रेस मटेरियल्स कैन डिफॉर्म परमानेंटली इफ द लोड इज अप्लाइड फॉर अ लॉन्ग टाइम. एक काफी देर तक आपने उसके ऊपर लोड अप्लाई किया हुआ है तो जो मटेरियल है वो परमानेंटली डिफॉर्म हो जाता है. दैट इज कॉल्ड, मतलब टाइम डिपेंडेंट डिफॉर्मेशन जो है इज कॉल्ड क्रीप. ठीक है, तो इट denture acrylic resins act as rubbery solids that recover from elastic deformation once stresses are eliminated. यानी जब आपने को रिमूव किया तो वो दोबारा से अपनी असल हालत में वापस आ जाएगा. इफ लोड इज नॉट रिमूव, एडिशनल प्लास्टिक डिफॉर्मेशन अकर्स. और अगर आपने लोड को रिमूव नहीं किया तो उसके अंदर परमानेंट प्लास्टिक डिफॉर्मेशन हो जाएगी. रेट एट विच द डिफॉर्मेशन अकर्स इज इक्वल टू द क्रीप रेट. यानी कि इसमें क्रीप का फिनोमिना होता है कि अगर तो एक्ट एज रबरी सॉलिड दैट रिकवर फ्रॉम प्लास्टिक डिफॉर्मेशन वन स्ट्रेसेस आर एलिमिनेटेड. इसमें विस्को इलास्टिक बिहेवियर भी होगा, लेकिन अगर लोड आपने कॉन्स्टेंटली उसके ऊपर रखा हुआ है, एक्रिलिक के ऊपर कॉन्स्टेंटली लोड है, यानी आप उसको रिमूव नहीं करते, तो उसमें क्रीप भी हो जाएगी, यानी टाइम डिपेंडेंट डिफॉर्मेशन भी हो जाएगी. ठीक है, स्ट्रेंथ की अगर हम बात करें तो जो इसकी अगर हम एक्रिलिक रेजिन्स की स्ट्रेंथ की बात करें तो इट हैज़ लो इम्पैक्ट स्ट्रेंथ. यानी कि जब आप इसको नीचे अगर आपके हाथ से गलती से गिर जाए तो ये टूट जाएगा. कंप्रेसिव और टेंसाइल स्ट्रेंथ एडिक्वेट है, सॉफ्ट और फेयरली फ्लेक्सिबल है. ठीक है, यानी कि इसकी जो हमने पीछे इसके कंपैरिजन में भी देखा कि कंप्रेसिव स्ट्रेंथ भी इसकी ठीक है, टेंसाइल स्ट्रेंथ भी ठीक है, फ्लेक्सिबल स्ट्रेंथ भी ठीक है. ठीक है, ओवरऑल इसकी स्ट्रेंथ, लेकिन इम्पैक्ट स्ट्रेंथ इसकी कम है. ठीक है, पुअर इम्पैक्ट स्ट्रेंथ, लो स्पेसिफिक ग्रेविटी. एक्रिलिक डेंचर्स आर मेड अप ऑफ कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एटम. रेडियो ल्यूसेंट है, यानी कि ये रेडियो ओपेक नहीं होगा, रेडियो ल्यूसेंट होगा. इस यानी जब हम इसको एक्सरे के अंदर देखेंगे तो ये इसकी जो विजिबिलिटी है वो वाइट कलर की नहीं होगी. जो चीज़ एक्सरेज में वाइट कलर की नजर आती है उसको रेडियो ओपेक बोलते हैं, और जो ब्लैकिश सी रेडियो ल्यूसेंट सी नजर आएगी, ग्रेइश सी कलर की नजर आएगी, दैट इज कॉल्ड रेडियो ल्यूसेंट. तो दीज आर रेडियो ल्यूसेंट. थर्मल कंडक्टिविटी इज वेरी लो, यानी आप अगर डेंचर्स के साथ एकदम से खाना गर्म खाते हो तो आपको पता नहीं चलता. इसकी थर्मल कंडक्टिविटी कम है, ये फौरन से टेम्परेचर को आपके टिश्यू के तरफ ट्रांसफर नहीं करता है. एक्रिलिक डेंचर हैज ए पुअर रेजिस्टेंस टू फटीग फ्रैक्चर. ठीक है, इसकी जो थर्मल कंडक्टिविटी है, और ये acrylic resins are poor electrical and thermal conductors and act as insulators between oral tissues and the hot and cold food. ठीक है, और इसकी ये सारी प्रॉपर्टीज आपने इसकी याद करनी है.
अच्छा, अब जो लास्ट प्रॉपर्टी जो मैंने आपको बतानी है दैट इज कॉल्ड क्रेजिंग. दिस इट इज ऑल also the processing defect of the acrylic resins. Crazing क्या होती है कि series of surface cracks which have weakening effect on the denture basis. ठीक है, उसके ऊपर cracks आ जाना, that is called crazing. Cracks appear on the surface of the resin. Cracks may be produced due to tensile stress causing separation of the polymer molecules. Polymer molecules की separation की वजह से cracks आते हैं. और वो क्यों separate होता है? अगर आपने repeated drying and wetting of the denture causing alternate expansion and contraction and mechanical stresses, इसकी वजह से क्रेजिंग होगी. Difference in coefficient of thermal expansion of the denture base, metal, clasp and porcelain teeth, सबके जितने भी डेंचर्स के ऊपर चीज़ें इस्तेमाल हुई हैं, जितने भी उसके कंपोनेंट्स यूज़ हुए हैं, उनके डिफरेंस इन कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन की वजह से क्रेजिंग हो सकती है. रिपेयर ऑफ डेंचर कैन कॉज क्रेजिंग ड्यू टू द मोनोमर. क्रेजिंग कॉज वीकनेस इन द मैकेनिकल प्रॉपर्टीज. और जिस भी डेंचर्स में क्रैक्स होंगे, जाहिर बात है वो वीक होगा और वो जल्दी टूट जाएगा. ठीक है, तो ये आप देख लें, ये क्रेजिंग नज़र आ रही है, डेंचर के ऊपर क्रैक्स नज़र आ रहे हैं. ठीक हो गया. अब इसकी प्रॉपर्टीज में हमने इसकी स्ट्रेंथ में देखा. अगर मैं स्ट्रेंथ को रिपीट करूं तो इट हैज लो इम्पैक्ट स्ट्रेंथ, इट हैज गुड कंप्रेसिव एंड टेंसाइल स्ट्रेंथ. इसकी जो है पुअर इम्पैक्ट स्ट्रेंथ है, लो स्पेसिफिक ग्रेविटी है, दीज आर रेडियोल्यूसेंट, थर्मल कंडक्टिविटी इज वेरी लो, यानी दीज एक्ट एज इंसुलेटर्स बिटवीन द हॉट एंड कोल्ड फूड एंड द ओरल टिश्यूज. दीज हैज द पुअर रेजिस्टेंस टू फटीग फ्रैक्चर. और क्रेजिंग क्या है? सरफेस सीरीज ऑफ सरफेस क्रैक्स. और वो क्यों होते हैं? वो इस ड्राइंग आउट ऑफ डेंचर, मतलब बार बार आप उसको ठंडा या गर्म किसी चीज़ को करोगे तो उसके ऊपर क्रैक्स आ जाएंगे. डिफरेंस इन कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन आ जाएगा. यूज ऑफ पोर्सिलिन टीथ और रिपेयरिंग ऑफ डेंचर की वजह से इस पे क्रैक्स आ जाएंगे. ठीक है, आगे अब हम इसका ठीक हो गया. अब ये जो है मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह करवाऊंगी. यहाँ तक अब आप मुझे बताएं, एनी क्वेश्चन प्लीज़. आपके पास 9 to 10 मिनट्स हैं. आप मुझे बताएं कि आपको क्या समझ नहीं आया ड्यूरिंग द लेक्चर्स. आप लोग को प्रॉपर्टीज़ में उसकी आज हमने इसमें क्या क्या पढ़ा. आज हमने बेसिकली जो फोकस किया था वो किया था केमिकल क्योर्ड रेजिन्स के ऊपर. फिर हमने देखा कि केमिकल क्योर्ड रेजिन्स हाउ दे डिफर फ्रॉम द हीट क्योर एक्रिलिक रेजिन्स. उनके डिफरेंस को पढ़ा. वो डिफरेंस आपने बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको याद करना है, टेबुलर फॉर्म में याद करना है. चाहे आप उसको फिलिप्स से याद करो, चाहे आप उसको शाहिना नुसरत से देखो. ठीक है, उसमें इसका डिफरेंस आपको पेपर में आ सकता है. ठीक है, उसके अलावा इसके प्रोसेसिंग डिफेक्ट्स हमने कुछ देखे कि पोरोसिटी कैसे होती है, क्रेजिंग कैसे होती है, उसको कैसे कॉम्पनसेट किया जाता है. ठीक है, टेक्निक रिवाइज करवा दें. उसामा, टेक्निक कौन सी वाली टेक्निक आप कह रहे हो? स्लाइड नंबर, हाँ जी, मुझे आप बताओ कौन सी वाली टेक्निक जो फ्लास्किंग की टेक्निक है, जो फ्लास्किंग हम करते हैं. आप मुझे थोड़ा सा बताओ, मैं आपको रिपीट करवा देती हूँ. अच्छा, जो लास्ट लेक्चर जो डॉक्टर महरीन के साथ लेक्चर है उसमें शायद आपने फ्लास्किंग की टेक्निक की है. अच्छा, कौन सी? फिर आप मुझे स्लाइड नंबर मेंशन करो. फ्लास्किंग की टेक्निक नहीं, इंजेक्शन मोल्डिंग टेक्निक, कौन सी आप कह रहे हैं? मुझे बताएं, मैं आपको रिपीट करवा देती हूँ. ओके ओके, अच्छा, क्यूरिंग टेक्निक्स उसको कहेंगे उसामा. क्यूरिंग मतलब क्योर करने के लिए जो हम 3 टेक्निक्स यूज करते हैं वो उसको क्योरिंग टेक्निक्स बोलेंगे. फ्लास्किंग टेक्निक इज डिफरेंट. ठीक है, कि किस तरह से हमने फ्लास्किंग की. क्योरिंग टेक्निक है, श्योर, मैं आपको बता देती हूँ, लेक्चर के स्टार्ट में ही था वो. दीज आर वेरी सिंपल. उसमें कोई मतलब
परेशानी की बात नहीं। ये आपने करना है जाके इसको इंशाल्लाह आपके कॉलेज स्टार्ट होते हैं, आपने इसको डेंचर को बनाना है और ये आपने इसको जब आप प्रैक्टिकली करोगी तो आपको बड़ी जल्दी याद होगा। ये है, ठीक है, क्योरिंग साइकिल्स, क्योरिंग टेक्निक इसको बोलेंगे, ठीक है। उसमें जो पहला साइकिल है, देखें इसमें उसामा, उसमें इसमें ये डिफरेंस बताया था कि सिर्फ टाइम का डिफरेंस थोड़ा सा आ रहा है कि इन तीनों में से आप एक टेक्निक अडेप्ट करोगे। आपने जो है वो उसको जो डफ स्टेज जब आ गई एक्रिलिक, उसको फ्लास्क में पैक किया और उस फ्लास्क को उठा के आपने वाटर बाथ में रखा। तीनों में आपने वाटर बाथ में रखना, डायरेक्ट उसको फ्लेम के ऊपर नहीं रखना। वाटर बाथ में रखा, 74 डिग्री सी उसका टेम्परेचर था, 8 घंटे के लिए, 8 घंटे के लिए रख दिया विद नो टर्मिनल बॉइलिंग ट्रीटमेंट, और उसके बाद उसको निकाल लिया। पहली टेक्निक तो ये हो गई। दूसरी टेक्निक में आपने क्या किया कि उसको वाटर बाथ में रखा 74 डिग्री सी पे 8 घंटे के लिए, फिर आपने 1 घंटे के लिए उसको 100 डिग्री सी पे भी रखा, ठीक है। दूसरी टेक्निक ये हो गई। तीसरी टेक्निक ये है कि आपने 74 डिग्री सी पे ही रखा, लेकिन डिफरेंस कहाँ आ गया कि पहले दोनों में आपने 8 घंटे के लिए रखा 74 डिग्री सी पे, यहाँ पे आपने 2 घंटे के लिए रखना है। और इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ द वाटर बाथ टू 100 डिग्री सी एंड प्रोसेसिंग फॉर 1 आवर, फिर आपने 100 डिग्री सी पे कर देना और 1 घंटे के लिए उसको उसमें रखना है, ठीक है। ये थोड़ा सा याद करने वाली चीजें हैं। इन तीनों में से आप एक टेक्निक जो है वो करेंगे, ठीक है। समझ आया आपको? सामा अभी आपको क्लियर हो गया कि इसमें सिर्फ टेम्परेचर का या उसके जो टाइम ड्यूरेशन है उसका डिफरेंस है। इशाद, अगर आप मुझे सुन रहे हो तो आप अनम्यूट कर दें स्टूडेंट्स को। एनी क्वेश्चन प्लीज, एनी क्वेश्चन? ठीक है उसामा, आपको क्लियर हुआ कि आपने फ्लास्क को किस तरह से आगे क्योर करना है, उसकी क्योरिंग साइकिल्स जो हैं, इसको बेसिकली क्योरिंग साइकिल बोलते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम इसको कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। हम इसको एक्रिलिक रेजिन आपका खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट हमने क्रेजिंग का, आपको समझ आया सबको क्रेजिंग क्या होती है? दीज आर द प्रोसेसिंग डिफेक्ट्स, ठीक है। जब आपको क्वेश्चन आए व्हाट आर द प्रोसेसिंग डिफेक्ट्स, तो आप पोरोसिटी मेंशन करोगे, क्रेजिंग मेंशन करोगे, ठीक है। दीज आर द प्रोसेसिंग, यानी बनाते हुए जो उसके आते हैं, उसमें रेजिडुअल मोनोमर्स हो जाएंगे, ठीक है। इंजेक्शन मोल्डिंग टेक्निक आपने देखना है जाके, इसको अपने उसमें बुक्स में देखना है कि व्हाट इज इंजेक्शन मोल्डिंग टेक्निक, राइट। इंजेक्शन मोल्डिंग टेक्निक इज यूज टू अवॉइड द कंट्रैक्शन पोरोसिटी, ठीक है। और वो जो भी प्रोसेसिंग डिफेक्ट्स हैं उनको हम ओवरकम कैसे कर सकते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। ये जाके आपने याद करना है इसको, ठीक हो गया। आप लोगों को कोई आइडिया है कि आप लोगों के कॉलेज कब से स्टार्ट हो रहे हैं? किसी को कोई आइडिया? और आप लोगों के जो एग्जाम्स हैं, नो आइडिया? और आप लोगों के पता नहीं, आप एग्जाम सप्ली के भी आगे हो गए हैं, और आपके सेकेंड ईयर के एग्जाम्स जो हैं वो कब हैं? कोई अभी कुछ भी नहीं आई थिंक कहा जा सकता। डीमोंट में ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं? डीमोंट में किसी को कुछ पता हो? क्योंकि अगर वहाँ पे ऑनलाइन क्लासेस नहीं हो रही तो फिर मुझे लगता है आप लोगों के एग्जाम्स भी ना डिले हो जाएंगे और आप लोगों की क्लासेस ओवरलैप ना हो जाएं फर्स्ट ईयर के साथ। किसी को कुछ पता हो? ठीक है, ठीक है। तो आप लोगों को ये समझ आ रहा है जो भी हम लोग लेक्चर्स ले रहे हैं ऑनलाइन, और मतलब आप लोग इसको सुनते भी हो कि नहीं बैठ के? बस आप लोग को मैंने यही एंड पे कहना था कि आप लोगों ने बहुत ज़्यादा एहतियात करनी है, क्योंकि जो है सिचुएशन जो है ना वो दिन ब दिन जो है वो कह रहे हैं ख़राब हो रही है। आप लोग जो है बहुत ज़्यादा एहतियात करें, घरों से बाहर मत जाएं, और जो है बस यही मैं कह सकती हूँ। बाकी इंशाल्लाह ताला अल्लाह हम सब लोगों पे रहम करे, जल्दी ये हालात ठीक हों और हम लोग अपने अपने
उस पे वापस आएँ काम पे इंशाल्लाह, और बस यही दुआ कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह अब आप लोगों से सैटरडे को मुलाकात होगी। अल्लाह आप सब लोगों को हिफ्ज़-ओ-ईमान में रखे, और कोई भी क्वेश्चन हो तो ये आपके CRGR ने कोई ग्रुप बनाया है डेंटल मटेरियल्स का, तो आप उसमें ज़रूर पूछें। कोई भी क्वेश्चन हो, कोई स्लाइड ना समझ आई हो, कोई मसला नहीं, जितनी दफ़ा पूछेंगे इंशाल्लाह आपको बताएंगे, ठीक है। और ओके देन, फिर अल्लाह हाफिज़, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।